Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about operation of the market. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ द मार्केट क्या होता है। जो ग्रेट बल्क ऑफ द कमोडिटी ट्रेडिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी के लिए होता है। जो पर्पस है ट्रेडिंग इन फ्यूचर का वो है आइदर टू इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द प्राइस चेंज, जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं, या फिर टू मेक द प्रॉफिट बाय स्पेकुलेटिंग ऑन द प्राइस ट्रेंड। अगर सपोज देर इज बायर एंड सेलर, अगर मुझे एज अ बायर पता है कि इस कमोडिटी की प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाली है, तो मैं क्या करूँगी, पहले से ही वो कमोडिटी परचेज करके रख दूँगी ताकि मुझे इन फ्यूचर उसका हायर प्राइजेस पे ना करना पड़े। और अगर मैं सेलर हूँ तो फिर भी मैं सेम चीज़ करूँगी, बट यहाँ पे मैं सेल कर रही हूँ, तो फिर अगर मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर कोई भी स्पेक्यूलेटर है मार्केट के अंदर, वो बिलीव करता है कि प्राइस जो है वो राइज होगा, तो फिर वो क्या करेगा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वो बाय कर लेगा एंड फिर सेल कर देगा जब उसको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर मंथ्स और 2 मंथ्स 3 मंथ्स। स्पेक्यूलेटर जो होता है वो आइदर गेन करता है अपने ट्रांजैक्शन पे अगर प्राइसेस इंक्रीज हुई, और लॉस भी कर सकता है अगर प्राइस इन केस फॉल हो गई। तो ये बिग डिफरेंस हमें क्यों देखने मिल रहा है, बिकॉज चेंज जो है प्राइस के अंदर वो होगा, तो इसके लिए उसे गेन या फिर लॉस हो सकता है। व्हाट इज़ हेजिंग? हेजिंग एक स्ट्रैटेजी है जो यूज़ की जाती है टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये यूज़ की जाती है कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, शॉर्ट सेलिंग या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हेजिंग जो है वो हमें अपना प्रॉफिट बुक करने में हेल्प करता है, और इसका पर्पस जो है वो ये भी है कि वो वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस कर सके हमारे पोर्टफोलियो में बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द लॉस। प्रोड्यूसर जो होता है वो बाय कर सकता है कमोडिटी एट अ स्पॉट, जिसको हम करंट प्राइस भी बोलता है, बट डज नॉट नॉर्मली रीसेल्स अंटिल 3 months लेटर, कैन इंश्योर हिमसेल्फ अगेंस्ट अ डिक्लाइन इन द प्राइजेस बाय सेलिंग फ्यूचर। अगर प्राइस जो है वो फॉल हुई तो फिर उनको लॉस हो जाएगा उनके इन्वेंटरीज पे, बट कैन परचेस एट अ लोअर प्राइसेस। इफ द प्राइस राइजेस he can gain on his inventory but lose on his future sales. Since the price movement जो है वो एक्चुअल मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के अंदर क्लोजली रिलेटेड है, तो जो भी लॉस है या फिर गेन इन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन विल नॉर्मली बी ऑफसेट बाय द कंपेरेबल गेन या फिर लॉस इन द फ्यूचर मार्केट। द ऑपरेशन ऑफ द फ्यूचर मार्केट जो है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कमोडिटी जो भी यूनिफॉर्म क्वालिटी ग्रेड्स की हो, इन ऑर्डर दैट द ट्रांजैक्शन जो भी हो विच मे टेक प्लेस विदाउट द बायर हैविंग द इंस्पेक्ट ऑफ द कमोडिटी देमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी फ्यूचर मार्केट है उसके अंदर ऐसी ही कमोडिटी होंगी जो डेली यूज़ में आती है, बट जो ज़्यादा रिस्की ना हो, और कंज्यूमर जो है, जो इन्वेस्टर है, उनको कमोडिटी की इंस्पेक्शन नहीं करनी पड़ेगी देमसेल्फ। जैसे कि फ्यूचर मार्केट जो है उसके अंदर टबैको कभी नहीं आएगा विच वेरीज टू मच इन द क्वालिटी। अ स्टेडी एंड फ्लक्चुएशन सप्लाई इज़ ऑल्सो नीडेड। अगर हम इसको टेक्निकल टर्म में बोले तो लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर सप्लाइज टू द मार्केट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय द प्राइस एट विच दे आर एबल टू सेल द कमोडिटी। अगर सप्लाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं रिलेटिवली क्विकली टू द चेंज इन डिमांड, स्पेकुलेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में एंड रिस्की भी हो जाएगा, बिकॉज प्राइजेस जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, from which the speculators are able to profit and ultimately and as soon as the supply is adjust। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल जो है डिमांड एंड सप्लाई का वो अनफेवरेबल है टू द ऑपरेशन ऑफ द फ्यूचर मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइजेस है सब्जेक्ट की वो लार्ज एक्सटेंट पे कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल
of a monopolist and thus unlikely to fluctuate sufficiently to provide the speculator with the opportunity of making profit. एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मार्केट में डायमंड्स ही नहीं थे बिकॉज वहाँ पे ओनली वन मार्केटिंग कोऑपरेटिव थे. In 1966, the London market shellac ceased to function after the Indian government applied control of exporters' price at the source. अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात करें तो लंदन जो था वो सेंटर था इंटरनेशनल ट्रेड इन द प्राइमरी गुड्स के अंदर. बट उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी जो था वो हैज़ बिकम एटलीस्ट एज इम्पॉर्टेंट. ये दोनों ही सिटीज़ है जहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस जो है बहुत सारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वो डिटरमाइन की जाती है. ऑल्दो न्यूयॉर्क जो है वो ऑफन बिगर मार्केट है बट बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है वो प्रेफर करते हैं लंदन के मार्केट को बिकॉज न्यूयॉर्क का जो मार्केट है उसके अंदर बहुत ही लार्ज फ्लक्चुएशन इन द लोकल डिमांड देखने मिलता है यूनाइटेड स्टेट में जो न्यूयॉर्क मार्केट के प्राइसेस को अफेक्ट करता है. In some cases, the international commodity agreement has reduced the significance of the certain commodity market. दोनों ही मार्केट है लंदन एंड न्यूयॉर्क वो दोनों ही न्यूमरस प्राइमरी गुड्स करते हैं इंक्लूडिंग दी कॉटन, कॉपर, कोका, शुगर, रबर, कॉफ़ी. टी वुल जो है वो ऑक्शन किया जाता है लंदन के अंदर. इन लंदन द मेटल मार्केट इज़ मोर a spot or a delivery market then other future market. बहुत सारे कंट्रीज़ है जिसके पास अपने खुद के मार्केट्स है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर वूल, श्रीलंका एंड इंडिया फॉर टी, मलेशिया फॉर रबर एंड टीन. If you like the video, please do like, comment, share and don't forget to subscribe to our channel. You can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.